नमस्कार। कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का हम अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान की एक बड़ी प्राथमिकता है देश की कृषि और किसानों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना। कृषि उद्यमी, स्टार्टअप्स और कृषि प्रौद्योगिकी कंपनियों को बढ़ावा देना ताकि देश का किसान किसी पर भी किसी बात के लिए निर्भर ना रहे। हालांकि एक समय ऐसा भी था जब किसान ने अपने प्रयासों से देश को खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार तो लगातार प्रयासरत है ही, लेकिन हमारे किसान भाई भी लगातार अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर अपनी अलग पहचान बनाने में लगे हुए हैं कृषि क्षेत्र में, जो न केवल किसानों के लिए बल्कि हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। कैसे एक आम किसान लाभकारी खेती कर सकता है छोटे स्तर पर, कैसे सरकारी योजनाओं का और कृषि में हो रहे अनुसंधानों का लाभ उठाकर एक किसान अपनी आर्थिक आमदनी को दोगुनी कर सकता है, इन्हीं सब विषयों पर आज हम बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुरजीत सिंह, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से। और इन्हीं के साथ इस चर्चा में हमारे साथ भाग लेंगे प्रगतिशील किसान श्री हरपाल सिंह बाजवा जी। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान सरकार का ये सपना है और किसानों को मजबूत बनाना भी सरकार का सपना है काफ़ी समय से। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अंजू जी, आपने ठीक बात कही और मुझे इस बात पे बताते हुए गर्व भी होता है कि हरियाणा के जो फार्मर हैं बहुत मेहनती होते हैं। और बात करेंगे आज हम खुम्बी की खेती की। आज से 30 साल पहले ये धारणा थी कि जो खुम्बी की खेती है वो सिर्फ पहाड़ों में ही हो सकती है। पहली बार एक बधाना गाँव है सोनीपत में, उसमें एक मास्टर जगदेव सिंह है, उन्होंने इसकी खेती की थी और उनको देखा देख और भी उसमें खेती करने लगे और इस तरह ये हरियाणा में पॉपुलर होगी। तो हरियाणा के किसान मेहनती हैं और वो कोई भी नई चीज़ हो, कोई नई टेक्नोलॉजी हो, उसको अपनाने में और उसको करने में आगे रहते हैं। दूसरी फ़ायदा हमें ये है कि हमें मार्केट मिल जाता है इन चीज़ों का, क्योंकि दिल्ली के हमारे जो पास है तो बेचने में भी हमें ज़्यादा दिक्कत होती नहीं। जी सर, आपने लाभकारी खेती के अंतर्गत आज आपने मशरूम का जिक्र किया है, खुम्ब की खेती का जिक्र किया है, तो मुझे लगता है कि अगर हरपाल सिंह जी को हम फार्मर एंटरप्रेन्योर कहें तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। हरपाल सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए ताकि हमारे जो किसान भाई कार्यक्रम देख रहे हैं या और भी दर्शक जो देख रहे हैं वो आपके बारे में जान सकें कि कैसे आपने छोटे से स्तर पर शुरुआत करके और आज आप कहाँ तक हैं। जी मैं हरपाल सिंह बाजवा, गांव बौरसैदा, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र से बिलोंग करता हूं। हमारा गांव जो है पेवा से कुरुक्षेत्र रोड के ऊपर पड़ता है। मेरा इस साल मैं 25 साल मशरूम कैरियर में जो है कंप्लीट करने जा रहा हूं सीजन के बाद। 1995 में मैंने इसको सहायक धंधे के रूप में जो है वो अपनाया। शाकाहारी होने के कारण मैं मशरूम में गया। मशरूम में जाने का मेन कारण ये था भी हम गांव में रहते हैं और हमारे पास जगह की कोई कमी नहीं है। बतौर फार्मर किसान फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं और हमारे पास जो रेडी यूज़ है हमारे खेतों का, जैसे कि तूड़ा है, गेहूं का भूसा है जी, पराली जो है वो धान के बाद हमें मिल जाती है। तो यही समय है जब पराली के धान काट के हमारे खेत खाली होते हैं, तो उनमें हम लो कॉस्ट शेड बना के मशरूम की खेती जो है वो एक शेड से शुरू की थी 1995 में। जैसे कि आपने बताया भी एज ए एंटरप्रेन्योर, तो मुझे नहीं पता लगा भी मेरा सफ़र कैसे बीता और कैसे मैं एक एक स्टेप को कवर करता हुआ आज मशरूम एंटरप्रेन्योर हूँ। अगर मशरूम एंटरप्रेन्योर के साथ साथ मशरूम इंडस्ट्री ऑफ इंडिया में स्टैंड करता हूँ। ये ओनली मशरूम के प्रति डेडिकेशन, मशरूम का जुनून, और ये चीज़ भी अगर कोई दूसरा आदमी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता जी। लेकिन इन चीज़ों को लेके मैं आगे जो बढ़ा तो आज मैं स्टैंड पे हूँ। स्टार्टिंग जब आपने की, शुरुआत में तो दिक्कतें सबको आती हैं हरपाल सिंह जी, आपको जो मदद विश्वविद्यालय के स्तर पर कैसे मिली? डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हैं आज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। मैडम, मेरा सौभाग्य है कि मैं जब मशरूम के बारे में सोचा तो कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में गया जी। वहाँ जाके मैंने पूछा भी
मशरूम की खेती जो है मैंने करनी है। जो वहाँ के सीनियर कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने डॉक्टर SP गोयल जी, जो कि नेशनल अवार्डी हैं, उनसे मेरी मुलाकात करवाई। और जब मैंने उनसे एक सवाल पूछे तो मेरे सवालों का जो एंगल था वो डॉक्टर साहब ने मेरे इंटरेस्ट को जो है वो मेरे जुनून में बदल दिया। जो भी मैंने सवाल करे उन्होंने बारीकी से उसका जवाब दिया और मुझे प्रोत्साहन किया। उसी दौरान ही जो है वो 5 सितंबर से 12 सितंबर तक की एक गांव उमरी में ट्रेनिंग थी। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग करने के लिए बोला। मैं 5 दिन की उस ट्रेनिंग करने के बाद जो है वो मशरूम का मैं अपना सफ़र जो है आगे बढ़ाया 1995 में। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि हरपाल सिंह जी ने बताया कि विश्वविद्यालय का पूरा सहयोग मिला, विश्वविद्यालय ने इनकी जो इच्छा थी उसको एक जुनून में कन्वर्ट कर दिया। तो आपके हिसाब से, आपका इतने सालों का अनुभव है, फार्मर्स के साथ इंटरेक्शन में भी रहते हैं आप, तो एक साधारण सा किसान उद्यमी बन सकता है? बिल्कुल जी, इसमें कोई दो राय नहीं। जब बाजवा साहब बन सकते हैं तो कोई भी किसान इसमें बन सकता है। सिर्फ इसमें एक चीज़ होगी कि इसमें डेडिकेशन चाहिए। एक अपने हरियाणा में कहते हैं ना कि संदेशों से खेती नहीं होगी ये। अगर कोई यूँ सोचता है उसके पास पैसे हैं और वो लेबर के भरोसे कर लेगा तो उसको दिक्कत आएगी। बाकी हमारी यूनिवर्सिटी हम इसकी ट्रेनिंग करवाते हैं। हर साल हमारे हर ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र हैं। हम हर कृषि विज्ञान केंद्र में इसकी ट्रेनिंग करते हैं। हमारे हिसार कैंपस में भी इसकी हम ट्रेनिंग करवाते हैं जी। ट्रेनिंग करवाने के बाद में फिर इनको विजिट भी करवाते हैं फार्म पे। जैसे बाजवा साहब प्रोग्रेसिव फार्मर हैं तो उनके ले जाके दिखाते हैं, क्योंकि सीइंग इज़ बिलीविंग। कोई आदमी देखता है तो वो उनसे मिलता है। जैसे कोई फार्मर हम बाजवा साहब के पास भेजते हैं, वो इनकी बात सुनता है, देखता है भी जब ये कर सकते हैं तो उससे वो फिर और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। और इसमें हरियाणा में मैं एक चीज़ कहूँगा कि हम शाकाहारी स्टेट हैं और मशरूम का एक हमें पॉपुलर करना पड़ेगा। ये कमी कि हमारे शहरों और कस्बों में अब तक इसकी खपत है। शहरों में ज़्यादा, कस्बों में थोड़ी, और गाँव में अब भी लोग इसको शाकाहारी नहीं मानते, मांसाहारी मानते हैं। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है। खुम्बी जो है इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी है और ये प्रोटीन ऐसी है कि डाइजेस्टिबिलिटी इंडेक्स बहुत अच्छा रहता है। जैसे सोयाबीन में प्रोटीन ज़्यादा है पर वो हजम नहीं होती। मशरूम की प्रोटीन इतनी अच्छी है कि चाहे इसको 2 साल का बच्चा खाए चाहे 80 साल का बूढ़ा, हजम हो जाती है। और एक और मैडम इसमें क्या है कि विटामिन डी के आजकल बहुत वो चर्चा है, बड़ी कमी है, क्योंकि AC वगैरह में बच्चे रहते हैं, फिजिकल वो नहीं करते। तो ये विटामिन डी का भी अच्छा स्रोत है। तो जैसे जैसे लोगों को पता लग गया कि मशरूम खाने के फ़ायदे क्या हैं, वैसे वैसे इसकी डिमांड भी बढ़ रही है। और मैं देख रहा हूँ कि हरियाणा में लगाने वाले जो हैं वो काफ़ी लोग आगे आ रहे हैं, छोटे से स्तर पे शुरू करके, जैसे बाजवा साहब ने किया था एक शेड से, और आज बड़े अच्छे उस पर पहुँच रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं जी। हरपाल जी, जब आपने शुरुआत करी इसकी मशरूम की खेती की तो कितने साल बाद जो है आपको मुनाफा लगने लगा कि ये मुनाफे की खेती है, मैं इसको ही आगे बढ़ाऊँगा? मैडम, मैं पहले साल से ही लगने लग गया अभी मुनाफा है। अच्छा जी। और मुनाफा एक ऐसी चीज़ होती है, जब किसी के घर में पैसे हो तो काम के लिए पैर ऑटोमेटिक उठता है। काम करते हैं का प्रोत्साहन होता है, फिर वो काम करने के आवर्स भी बढ़ जाते हैं। तो पैसा तो किसानी हो उसमें जितने आवर्स हम वर्किंग अपने डेलीकेशन टू वर्क देंगे तो उसके साथ जो है वो पैसा उसी रफ्तार में जो आएगा। मैंने कभी ये पीछे मुड़ के नहीं देखा भी ये कमाई का धंधा है, इसको किस ढंग से बढ़ाना है। तो हमेशा जो है हर स्टेप पे हर साल जो है वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ता ही रहा है जी। लेकिन आपने स्टार्टिंग में कहा था कि आपके पास ज़मीन है, ज़मींदारी से आप संबंध रखते हैं। एक छोटा किसान जिसके पास ज़मीन की कमी होती है, डॉक्टर साहब आपसे भी है ये सवाल कि लागत जो आती है क्या वो उसको बियर कर सकता है छोटा फार्मर? कर सकता है। इसके बल्कि खेती इसमें है कि बिना ज़मीन की खेती, हम मशरूम का जो एक स्लोगन देते हैं कि मशरूम की खेती ऐसी है कि जिसमें लैंडलेस फार्मर, जिसके पास कोई भी ज़मीन नहीं है, वो भी इसकी खेती कर सकता है। थोड़ी सी जगह में अगर वो 25 बाई 50 फुट की झोंपड़ी बना के, छप्पर बांस का ढांचा खड़ा करके, उसके ऊपर कूड़े पराड़ वगैरह डाल के और प्लास्टिक से ढक दे, तो उससे भी वो अच्छे अपने जो है वो पैसे बचा सकता है, वो कर सकता है। यानी कि किसान के पास जो घर में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके फार्म पे, खेत पे जो भी अवेलेबल है, उन्हीं से स्टार्ट कर सकता है। लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उसी से वो कर सकता है। दूसरी एक चीज़ और है, जमींदारी में चाहे कितना ही बड़ा जमींदार हो, कई बार घर में नगद पैसे नहीं होते, पैसे की बड़ी वो रहती है। लेकिन मशरूम एक ऐसी चीज़ है कि इसमें आप बेच के आते हो, आपके घर में पैसे मिलते हैं जी, तुरता फुर्त मतलब है। तो ये भी फार्मर, जिस तरह एक ने कहा कि काफ़ी, जिस तरह बाजवा साहब की फार्म पे ट्रेनिंग चल रही थी, मैं भी इसका फ़ायदा बताओ, तो उन्होंने बताया कि जी वैसे तो मैं काफ़ी तगड़ा फार्मर हूँ, पर कई बार आड़तियों के पास जाना पड़ता था पैसे के लिए, लेकिन खुम्बी की खेती शुरू करने के बाद में मेरा जी मेरे घर में खुद कैश होता है, मुझे किसी के आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती जी। तो बहुत अच्छी ये है वो।
बिना ज़मीन के जो हैं बिल्कुल सीमांत किसान, बिना ज़मीन वाले या जो वो हैं, वो सब इसको अपना सकते हैं। जी बाजवा साहब, अगर आपके प्रॉफिट की मैं बात करूं, आज आप बहुत ही एंटरप्रेन्योर जब कह दिया डॉक्टर साहब, तो फिर और कुछ मुझे नहीं लगता कि कहने की ज़रूरत है। आपकी इनकम को देखकर दूसरे फार्मर्स प्रभावित होते हैं। आपके फार्म पे कितने फार्मर हैं जो लगभग विजिट के लिए आते हैं या आपसे सीखने के लिए आते हैं? मैडम सीजन बोले तो अभी सीजन शुरू हुआ है। जो हमारा सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज जो हम बात कर रहे हैं ये बटन मशरूम के टॉपिक पे ही हम सारी बात चर्चा जो कर रहे हैं। और बटन मशरूम का कंपोस्ट जो है वो सितंबर में बनाना शुरू होता है और इसकी बजाई जो है वो अक्टूबर के महीने में, जब एक हमारा रूम टेम्परेचर जो है वो लगभग 22 से 25 डिग्री आ जाता है, तो उस समय हम इसकी बिजाई करते हैं। इसका जो स्पॉन रन होता है उसके लिए हमें लगभग 25 डिग्री टेम्परेचर चाहिए और इसकी जो मशरूम ग्रो होनी है वो होती है 16 से 18-19 के टेम्परेचर पे। तो वो टेम्परेचर नवंबर के महीने में के स्टार्टिंग में जो है लगभग 35 दिन लगते हैं बीज डालने के बाद मशरूम को तैयार होने में जी। तो वो लगभग नवंबर 10-12 नवंबर को 15 नवंबर के लगभग जो है मशरूम आ जाती है। तो हमें एक बहुत बड़ी प्रिविलेज है, एक तो हरियाणा में हमें जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा मौसम है, वो हमें बहुत साथ दे रहा है बटन मशरूम की खेती करने के लिए। और साथ साथ दूसरी जो है, जिस हम नॉर्थ इंडिया के में रह रहे हैं, हमारे यहाँ अगर शादियों का समय माना जाए तो वो भी नवंबर से शुरू होता है। हमारे लोग जो है वो सर्दी के मौसम में शादियाँ जो है वो रूटीन करते हैं। जैसे कि हम अगर दूसरे स्टेटों की बात करें तो यूपी की बात करें तो वहाँ लगभग मई और जून में शादियाँ होती हैं जी। तो शादियों के कारण जो है हमें ये एक सब्जी है, सब्जी मंडी में बिकने वाली क्रॉप है हमारी, तो हमें उसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। इसलिए जो है वो प्रिविलेज है कि हम हरियाणा में इसकी खेती को जो है वो करके अच्छी जो है इनकम ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे इन्होंने बताया बाजवा साहब ने कि मार्केटिंग कर सकते हैं, ये साधन संपन्न है आज के समय में, लेकिन मैं एक उस साधारण किसान की बात करूंगी जो लिंक रोड पे है या शहरों से दूर है, उसकी पहुंच मुझे नहीं लगता मार्केटिंग तक होती है सर। तो ऐसे में मान लो वो शुरुआत करता है विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग लेकर या केवीके से प्रोत्साहन लेकर या इनके जैसे फार्मर्स को देख के अगर वो लगता है उसको भी कि लाभ हो सकता है, तो सर ऐसे फार्मर्स की मार्केटिंग में कैसे वो होगी? विश्वविद्यालय के प्रयास हैं किसी तरह के? अंजू जी, हमारे जिस रैबिक सेंटर भी हमने बना रखा है, फार्मर को ट्रेनिंग भी देते हैं एंटरप्रेन्योर बनने की। दूसरी क्या है कि कोई भी हमारा जो किसान है अगर कोई भी गांव में करता है, थोड़े स्केल पे करता है, तो आजकल आप देखोगे हरियाणा के हर गांव में बैंक है, वेटरनरी हॉस्पिटल है, प्राइवेट स्कूल हैं, दूसरे हैं। तो बहुत से लोग शहर पे के आते हैं गाँव में। तो हमने ये कई गांव में तजर्बे भी किए हैं, औरतों से भी लगवाया है हमने। तो उनके ग्रुप से अगर थोड़े स्केल पे, तो आप एक बार उन लोगों को जाके बताइए आपके गांव में जो भी बाहर से आते हैं, भाई ये चीज़ ये है, क्योंकि लोग पैसे खर्च करके आजकल क्वालिटी की चीज़ खरीदना चाहते हैं। तो वो आपके गांव थोड़े स्केल पे है तो आपके गांव में आराम से बिक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी जी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अब शादियाँ वगैरह में शहरों में हर ये कॉमन एक सब्जी हो गई है और इसकी काफ़ी डिमांड है जी। तो अब तक हरियाणा में कोई हमें दिक्कत हुई नहीं इसकी मार्केटिंग में, गांव में भी, क्योंकि शहर के आसपास सारे गांव लगभग शहर से थोड़ी दूर पे ही हैं, तो उनका हो जाता है। जी हरपाल जी, जैसे कि हर काम में दिक्कतें आती हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। सर किसी भी कोई भी नया काम शुरुआत करते हैं तो उसमें दिक्कत आती है। आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए मेन जो प्रॉब्लम्स है कभी सामने आई? विश्वविद्यालय का सहयोग था, डॉक्टर साहब का भी सपोर्ट था आपके साथ, केवीकेस भी थे, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स तो आई होंगी, चाहे वो फाइनेंशियल हो या प्रैक्टिकल। किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है नई खेती में? मैडम, अगर प्रॉब्लम ना आती तो आज मैं यहाँ ना होता जिस लेवल पे मेरा काम है। तो मेरे को काम करते वक्त जैसे जैसे प्रॉब्लम आई है तो उतना ही मैं आगे बढ़ा। जो ये काम करते वक्त गलतियाँ जो है वो जब पकड़ में आ जाए तो हर चीज़ में सुधार होता चला जाता है जी। तो वो जब भी मेरे को कोई पैकेज जो प्रैक्टिस में कोई भी दिक्कत आती थी, और मैंने तो जर्नी अपनी उस समय शुरू किया है भी जब मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था, मेरे गांव में फ़ोन नहीं था। जो मेरे उस्ताद जी हैं, साहब सिंह सैनी हैं उमरी गांव से, मैं आज भी उनका धन्यवादी हूँ
जिस मुकाम पे हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बाद उनका नाम लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी कुछ चीज़ छुपाई नहीं। उसी के कारण ही मैंने जो है अपने आगे फार्मर से कभी भी कोई चीज़ ये नहीं छुपाई, हमेशा मशरूम के प्रति जो है वो पॉजिटिव रहे। समय समय पर हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है जी, और वो टेक्नोलॉजी जो अडॉप्ट की है उसके लिए फाइनेंस की भी ज़रूरत थी। किसान को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो उसकी ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर इंडस्ट्री के लिए लोन नहीं मिलता। तो परंतु मेरा सौभाग्य था कि मेरी एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर मेरे पिछले कैरियर को देखते हुए हमारे जो उस समय LDM साहब थे, लीड बैंक मैनेजर, जो AGM नवाड़ थे, उन्होंने खुद पूरा मतलब मेरा सहयोग करके और 2012 के अंदर जब मैं इंडस्ट्री में आया हूँ, जब मैं एंटरप्रेन्योर रहा, तो उस समय मुझे लोन जो है वो 50 लाख का करवा के दिया था। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा भी कैसे होगा। जैसे जैसे उसमें से कमाई आती गई वैसे ही उसको आगे इन्वेस्ट करते रहे। उसके साथ साथ जो है वो अपना भी बहुत बढ़िया सिस्टम जो है, एग्रीकल्चर सिस्टम जो है वो चलाते रहे जी। तो प्रॉब्लम भी आनी जरूरी है, मैं तो ये भी कहूँगा। प्रॉब्लम से ही इंसान सीखता है। प्रॉब्लम से इंसान जी। सीखता है। डॉक्टर साहब, इन्होंने कहा कि ये तो बड़े लकी रहे कि समय समय पर इनको मदद मिल गई, लेकिन आम जिंदगी में ऐसा नहीं होता आम फार्मर्स के साथ, क्योंकि आप जब एस्टेब्लिश हो चुके थे आपको मदद मिली, लेकिन एक किसान को हो सकता है सर स्टार्टिंग में ही पैसे की दिक्कत होती है, तो और सरकार सर जोर दे रही है कि किसान अपना प्रोडक्ट पूरे विश्व में कहीं भी बेच सकता है। बिल्कुल। एक चीज और है सर, फार्मर्स प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशंस सरकार ने जो एस्टेब्लिश, वो किस तरह का काम कर रही है सर, किस ऑब्जेक्टिव के साथ उनकी जो है एस्टेब्लिशमेंट की गई है? मैडम, ये बड़ा अच्छा आपने जो सवाल है बहुत अच्छा सवाल किया है कि मशरूम में है मार्केटिंग की। जिस तरह एक तो मैंने बताया कि गांव में बेच सकते हैं, एक जिस तरह ये बाजवा साहब भी खरीदते हैं, कोई अपना खरीद भी सकता है। दूसरी चीज़ क्या है कि हम ट्रेनिंग भी देते हैं, जिस तरह अनुसूचित जाति जनजाति के परिवारों को हम ट्रेनिंग देते हैं फ्री में, और उनको फ्री में कंपोस्ट बीज मिला हुआ कंपोस्ट देते हैं, सिर्फ जाके उनको अपने घर में रखना होता है। फिर मार्केटिंग में क्या है कि हमारे अगर हम FPO बना लेते हैं, FPO बना के अगर मार्केटिंग करते हैं तो हमें उसमें ज़्यादा फ़ायदा रहता है, दिक्कत नहीं आती। क्योंकि मशरूम में मान लीजिए एक छोटा ग्रोवर है, उसके ये एकदम नहीं टूटती, गेहूँ चने की तरह एकदम नहीं काटनी पड़ेगी फसल, ये सीक्वेंशियल हार्वेस्टिंग होती है। जैसे ये नवंबर में बाजवा साहब ने बताया भी टूटनी शुरू होती है मिड नवंबर में, फरवरी के आखिर तक चलती है, जब अंदर तापमान 20 डिग्री से नीचे रहता है। तो मान लीजिए किसी फार्मर की अगर थोड़ी है तो वो दूर बेचने तो जा नहीं सकता, क्योंकि उसकी लागत इतनी निकलेगी नहीं। तो इससे अच्छा है कि आसपास के जितने फार्मर हैं वो अगर अपना ग्रुप बना के FPO बना के अगर वो मार्केटिंग करें, तो जैसे उनको खरीदने वाले बाजवा साहब जैसे ही मिल जाएंगे, या वो अपना ब्रांड करके, एक आजकल ब्रांड की बहुत वैल्यू है, क्योंकि लोग ऑर्गेनिक चीज़ खाना पसंद करते हैं, अच्छी चीज़ खाना पसंद करते हैं, हेल्थ कॉन्शियस काफ़ी ज़्यादा हो गया। पोस्ट कोविड ईरा में तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। मैंने ऑब्जर्व किया पोस्ट कोविड ईरा में कि आपका अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो बहुत आपकी डिमांड होगी, लोग खरीदेंगे आपसे। जी सर, कोविड का आपने जिक्र किया है। अगर कोविड की बात करें तो एक फार्मर ही है जिसका काम नहीं रुका। खेती की जो कृषि क्रियाएं हैं वो लगातार तब से अब तक जारी हैं, और मुझे लगता है कि किसान या एग्रीकल्चर सेक्टर ने ही हमारी इकोनॉमी को थाम रखा है। जी, आप छोटे किसान के जैसे सर बता रहे थे कि अगर कोई प्रोडक्ट किसान बेचना चाहता है, मंडी तक नहीं पहुंच पाता या लागत को वहन नहीं कर पाता, तो आप उसका प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। तो सर, क्या आप अपने फार्म पे भी बीज बनाकर भी दूसरे फार्मर्स को प्रोवाइड करवाते हैं, अवेलेबल करवाते हैं? मैंने 2012 के अंदर जब हमने अपने इंडस्ट्री में गए तो सबसे पहले हमने बीज का अपना स्पॉन मेकिंग यूनिट लगाया, कंपोस्ट मेकिंग जो है यूनिट लगाया। तो कंपोस्ट और स्पॉन बनाने के लिए जो है वो यूनिवर्सिटी से जो है जो भी नॉलेज थी, ज्ञान थी, कैसे कैसे वो सेटअप होना है, DRM सोलन से, मुरथल हैग से, तो ये अपने लाइनिंग रखते हुए वो उसको जो यूनिट लगाया, और उसके अंदर हमने जो है अपना स्पॉन बनाना शुरू किया जी। तो आज हम जो है वो पूरे इंडिया के अंदर स्पॉन की सप्लाई कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा जी। ये कल्चर है हमारा, कल्चर है जो हम इंपोर्ट करते हैं और DRM सोलन से लेके आते हैं, और इसके साथ साथ जो है इसके बाद हम मदर स्पॉन बनाते हैं।
जो मदर स्पॉन है, ये बोतल मदर स्पॉन की है। इसका मीडिया गेहूं है जी। गेहूं को हमने स्टरलाइज किया है, उबाला है, उबाल के कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट कोट करके, और इसको जो है हमने स्टरलाइज करके तो इसमें फंगस डाल दिया। मशरूम इटसेल्फ फंगस है जी। और इसके बाद ये हमारा कमर्शियल पैकेट है। एक पैकेट जो है वो 1 किलो का है और ये तैयार कंपोस्ट में 800 ग्राम पर क्वांटल के हिसाब से डलता है जी। तो ये अगर स्पॉन की बात करें तो हम ऑल ओवर इंडिया जो है वो स्पॉन सप्लाई करते हैं थ्रू द ईयर। उसके लिए हमने अपने बॉक्स स्पेशल बनवाए हुए हैं। बॉक्स के साथ साथ उसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम आइस जेल लगा के जो है इसकी सप्लाई करते हैं। तो सर ये सारी यूनिट आपके फार्म पे लगी हुई है प्रोसेसिंग की? मैडम ये जो अगर आज की बात करूं, अगर मैं मशरूम इंटरप्रेन्योर हूं तो मेरे फार्म के ऊपर जो है वो सबसे पहले तो मैं मशरूम ग्रोवर था, सीजनल के बाद जो है मैं स्पॉन बनाना शुरू किया। मशरूम के प्रति मैं हमेशा पॉजिटिव था। अगर 2012 से पहले उस कैरियर के अंदर मेरे पास जो लोग पूछने के लिए आते थे, मैंने कभी किसी को मना नहीं किया। उसका मुझे फ़ायदा ये रहा भी जब 2012 में मैं स्पॉन बना के लोगों के बीच में गया तो लोगों ने एकदम मुझे एक्सेप्ट किया जी। किसी न किसी टाइम मैंने जो ग्रोवर थे उनको किसी भी प्लेटफार्म पे जो उनकी जिज्ञासा थी उसको ट्रेनिंग दे के पूरा किया जी। तो उसके कारण जो है वो हमें बहुत अच्छा मतलब उसका लाभ मिला। इसके साथ साथ हमारा कंपोस्टिंग यूनिट है। जो कंपोस्टिंग यूनिट है हमारा टोटली मैकेनिज्म सिस्टम है। उसके अंदर हम लगभग स्पॉन की मैडम बात करूं तो मेरे पास लगभग 2 टन स्पॉन पर डे हम प्रोसेसिंग यूनिट है जो बनता है। कंपोस्ट के अंदर 30 टन कंपोस्ट डेली तैयार होता है। और मैं एक ऐसा इंटरप्रेन्योर हूँ मशरूम इंडस्ट्री के अंदर जो कि कंपोस्ट बना के उसमें स्पॉन डाल के स्पॉन रन करके और फिर इसको सप्लाई करता हूँ ड्यूरिंग द विंटर सीजन जी। उसके लिए हम सिंपल अपनी झोपड़ियाँ बनाते हैं। मैडम झोपड़ी का एक मैं आपको विवरण करना चाहूँगा कि एक झोपड़ी का जो साइज है वो 60 बाई 30 का जो है कोई स्टैंडर्ड साइज रखा गया है जिसके अंदर 4 लाइनें होती हैं और उसमें जो है वो हर लाइन के साथ जो है वो रास्ते हैं। जो हमारा बेड है उसका 4.5 फुट जो है साइज होता है। रास्ता जो है वो लगभग 2.5 से 3 फुट जो है वो रखा जाता है। तो इसके अंदर हम जो है वो पराल से झोपड़ी बांधी जाती है जी। लो कॉस्ट जो है ग्रोइंग है। और कंपोस्ट की अगर मार्केटिंग और सप्लाई की बात करूं तो नॉर्थ इंडिया के अंदर कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां तक हम सप्लाई नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूं जो श्रीनगर के भी रिमोट एरिया है, लास्ट ईयर जो उनकी गवर्नमेंट की स्कीम थी उसके तहत हमने जो है वो काफ़ी कंपोस्ट सप्लाई किया है। हमें वहाँ कंपोस्ट सप्लाई करने में 2 महीने काम जो है हमारी इंडस्ट्री को एक्स्ट्रा मिल गया, जो कि जिस समय हमारा यूनिट जो है वो खाली रहता था। सितंबर के महीने में उनको कंपोस्ट की ज़रूरत होती है, यहाँ ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए हम अगस्त से तैयारी शुरू कर देते हैं। और दूसरा कंपोस्ट उनको 15 फरवरी से जो है वो 15 मार्च तक चाहिए। उस समय भी हमारी यहाँ जो है वो कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं होती, कम ज़रूरत होती है। तो समय मुताबिक जब भी किसी ने कोई एक आइडिया दिया तो उस पर काम किया। जी, आपका कहने का मतलब है कि पूरी इंडिया की जितनी भी ये बीज की ज़रूरतें हैं वो आप पूरी कर रहे हैं अपने ही फार्म पे, अपनी यूनिट प्रोसेसिंग। डॉक्टर साहब बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे आप आपकी गाइडलाइन से, जब एक फार्मर अपने आप को एंटरप्रेन्योर कह रहा है और जो चीज़ें कभी आपने इनको बताई होंगी टेक्निकली, शेड ऐसे बनाना है, ऐसे उसकी खेती करनी है, इतनी लागत आएगी, वही फार्मर जो आज है दूसरे किसान भाइयों के साथ अपने विचार साझा कर रहे हैं। बहुत गर्व होता है। तो आपको लगता है कि कृषि विश्वविद्यालय अपने अनुसंधानों का जो ऑब्जेक्टिव जिससे वो स्टार्ट करते हैं वो पूरा कर पा रहे हैं? बिल्कुल जी, और सरकार का जो लक्ष्य है बिल्कुल जी बिल्कुल उसको भी आप बाजवा साहब, बल्कि पीपीपी मोड में हमारी जो मशरूम लैब है उसका भी किया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जी। यार इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जिस तरह जो बटन मशरूम हम लगाते हैं इसकी पूरी फसल लेने के बाद में जो इसकी कंपोस्ट बच जाती है, इसको स्पेंड कंपोस्ट कहते हैं। तो इसको अगर हम खेत में डालें तो ये मैन्योर का, खाद का काम करेगी, हमें फिर केमिकल फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं होगी।
ये एक बड़ा अच्छा है। तो मतलब बहुत ही इसका वो है, क्योंकि इसमें जो स्पेंड कंपोस्ट होती है पूरी बटन मशरूम की फसल लेने के बाद में जो बच जाती है, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम हमारी जो FYM है उससे ज़्यादा है। तो आम के आम गुठली के दाम, आप पराल को जलाइए मत, जलाने के बजाय आप उसमें मशरूम लगाइए, मशरूम लगा के बेचिए। बेचने के बाद में जो स्पेंड कंपोस्ट बच जाता है उसको आप खेत में खाद के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, यानी कि सर जो अगर मैं कहूँ कि आज का किसान, जैसे सरकार भी विविधीकरण पे जोर दे रही है, आप भी किसान भाइयों को वैज्ञानिक खेती या विविधीकरण पे कहते हैं करने के लिए, खेती में नया प्रयोग करने के लिए, तो आपके हिसाब से हर किसान जो है विविधीकरण के अंतर्गत मशरूम की खेती लेकर लाभ कमा सकता है जी। और बल्कि मशरूम में भी विविधीकरण अब हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सिर्फ हरियाणा के जो फार्मर हैं सर्दियों में ही लगाते हैं, अब हमने धींगड़ी मशरूम है जो गर्मियों में लगाया जा सकता है, और एक मिल्की मशरूम जो कि दिखने में बटन मशरूम जैसा है, उसकी भी गर्मियों में खेती कर सकते हो। इस पे भी हम जोर दे रहे हैं ताकि मशरूम का एक जो फार्मर है जिसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, जो सिर्फ खुम्बी लगाने पे डिपेंडेंट है, वो पूरे साल अलग अलग तरह की खुम्बी लगा के और अपनी रोजगार है उसको जारी रख सके। जी, हम भी ये मानते हैं सर कि विश्वविद्यालय की पहुंच जो है बहुत दूर तक है और बहुत आगे तक जाएगी, सरकार की जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत बनाने में। हरपाल सिंह जी, अंत में आपसे जानना चाहेंगे या पूछना चाहेंगे कि हमारे जो किसान भाई हैं, दूसरे किसान भाई, छोटा किसान स्पेशली, जो खेती में नया प्रयोग करके अपने आर्थिक स्थिति अच्छी करना चाहता है, अपनी आमदनी बढ़ाना चाहता है, उन सब के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एज ए फार्मर एंटरप्रेन्योर? मेरे नौजवान साथी, महिलाएं जो घर में सुबह शाम काम करने के बाद जो है वो खाली रहती हैं, उनको ये संदेश है कि मशरूम की खेती एक लाभकारी धंधा है, इसको अपनाएं। आज के टाइम में कंपोस्ट जो है वो अवेलेबल है, रेडी टू ग्रो मटेरियल। यहाँ तक कि अभी हम सर्दियों के अंदर जो है वो गमले टाइप जो है वो तैयार करके रखते हैं, जिसमें जो है वो अपने किचन गार्डन में 10 बैग 20 बैग रखें तो सारी सर्दियाँ जो है वो मशरूम तोड़ के खाएं जी। और गांवों के अंदर जो है मेरा ये एक सपना है भी कोई भी ऐसी गांव में शादी ना रहे जिसमें मशरूम की सब्जी ना बने जी। तो वो तभी बन सकती है जब हर गांव में या एक गांव छोड़ के मशरूम जो है वो ग्रो होगी। तो इस धंधे के अंदर जो है वो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान साथियों को आना चाहिए। जो युवा पढ़े लिखे जो बच्चे हैं गांव में, वो एंटरप्रेन्योर के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं। जी मैडम, मेरा संदेश तो सिर्फ इतना है भी जब किसी को किसान कह दिया तो उसका मतलब ये है भी वो सब कुछ कर सकता है। जी नहीं मैडम, बेसहारा है और ये कुछ कर नहीं सकता। सबसे पहले तो वो धारणा मिटानी चाहिए, वो धारणा मिटानी चाहिए। जी, किसान जो है वो हर चीज़ कर सकता है, परंतु उसके अंदर से ये उत्साह होना चाहिए भी मैं करना है। मैं बड़े फ़ख्र और मान से कहता हूँ मैं मैट्रिक पास हूँ, परंतु आज मेरे पास जो बच्चे काम कर रहे हैं वो फूड साइंस में MSc हैं जी, बायोटेक हैं, और मुझे इस बात पे जो है वो शुक्र है कि मैंने किसी न किसी को रोजगार दिया। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि किसान सब कुछ कर सकता है, ज़रूरत है मेहनत और लगन की और कुछ करने के जज्बे की। तो हम इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। एक नए विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आप दोनों हमारे कार्यक्रम में और इतनी अच्छी चर्चा का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।